हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी नीड टू प्रोसीड फर्दर विद आवर कैट 2022 प्रिपरेशंस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है एंड दे आर वरीड कि क्या वो लेट हो गए हैं या इस टाइम से भी हम लोग कैट जो है वो क्रैक करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर हमें नेक्स्ट ईयर के बारे में ही सोचना चाहिए। इस ईयर जो है उतना टाइम नहीं बचा है। और दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑन गोइंग है, बट कॉन्फिडेंस फील नहीं होता कि यार शायद मैं क्रैक कर लूँ, शायद मैं क्रैक ना कर पाऊँ, कैसे मैं अपने चांसेस जो है वो इंक्रीज करूं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो काफी सारे पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आई विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग द डिटेल्स ऑफ आवर कैट 2022 बैच 3 कोर्स स्टार्ट होने वाला है। काफी सारे स्टूडेंट्स उसके लिए भी पूछ रहे थे, तो मैं सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में मेंशन करूंगा। ठीक है, मैंने ये जो अपना प्रिपरेशन जर्नी है कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है, मंथ वाइज डिवाइड करा है। ईजी रहेगा आपके लिए इस चीज के साथ रिलेट करना कि यार अब से लेकर कैट तक जो जो मंथ वाइज स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा। तो अभी भैया जून का टाइम चल रहा है, तो जून से लेकर नवंबर लास्ट वीक का भी अगर हम टाइम पकड़ के चले, कैट लास्ट वीक और नवंबर में होता है, तो 27 नवंबर को बैठ रहा है, तो अराउंड 170 डेज तक का टाइम है हमारे पास। 170 टू 180 डेज का टाइम है। तो क्या इतने टाइम में हम लोग कुछ उखाड़ सकते हैं या कुछ बचा नहीं है हमारे लिए? तो देखो, अगर मैं सिलेबस कंप्लीशन वाइज बात करूं तो जून का मंथ अगर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी से लेकर भी अगर मैं 3.5 से 4 महीने पकड़ के चलूं, 3.5 से 4 महीने लगभग आप 100 टू 110 डेज पकड़ के चलो कि इतना टाइम आपको चाहिए होगा सिलेबस कंप्लीशन पार्ट के लिए। 100 टू 110 डेज का टाइम आपको चाहिए होगा सिलेबस कंप्लीशन पार्ट के लिए। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो इतना टाइम देखो आपको कम से कम चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि यार अभी मैं लेट हो चुका हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो अपना टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं, टेस्ट देना शुरू कर दिए, टेस्ट में मार्क्स आते नहीं है। जब वो एनालिसिस करते हैं तो उनको पता चलता है कि यार मैंने ये टॉपिक मुझे आता नहीं है, कंसेप्ट मुझे पता नहीं है, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हमें वो नहीं करना है, हमें ये गुफअप बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे गुफअप करोगे तो भैया काम हो जाना बिल्कुल ही खराब। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि यार ठीक है, मेरे पास अगर 170-180 डेज का टाइम है तो इसको अप्रॉक्स 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सिलेबस कंप्लीशन को मैं फिर भी थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ कि यार हमारा सिलेबस जो है ना फुल फ्लेज्ड वे में हो जाए। आधा अधूरा मैंने सिलेबस ना कराओ, जो मैं टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ वो मुझे अच्छे से आते हो। ऐसा ना होना कि मैं पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, आधा अधूरा मैंने कंप्लीट करा, बाद में मॉक्स में परेशानियां आए, कोई फायदा नहीं है। तो 100 डेज का टाइम रखो। 100 डेज को अगर ब्रेक करोगे तो आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 20 तक पकड़ के चल लो सेफ साइड, और सितंबर 20 तक आपका टारगेटेड टाइम है कि यार सिलेबस कंप्लीशन जो है वो मेरा हो जाएगा। अब सिलेबस कंप्लीशन की जब बात आती है तो 2 ऑप्शन निकलती हैं यार, सेल्फ स्टडी के थ्रू जाए या कोचिंग के थ्रू जाए। देखो, कोचिंग वाला रास्ता मैंने पहले भी बहुत बार बोला, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। आपको वरी सिर्फ इस बात का करना है कि आपको पढ़ना है। आपको ये वरी नहीं करना है कि क्या पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है, कौन सा सोर्स से पढ़ना है, कौन सा सोर्स जो है वो रेलिवेंट है, कौन सा नहीं है। तो वो वाली सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं अगर आप कोचिंग के साथ जा रहे हो। एंड अगर आप विदाउट कोचिंग जा रहे हो, सेल्फ स्टडी जा रहे हो, तो भी आपका क्या वे फॉरवर्ड होगा उसकी चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बाइफर्केशन के बारे में बात करूं, क्वांट्स का, VARC का एंड DLR का, अगर सिलेबस कंप्लीशन वाइज बात करें तो QA का सिलेबस कंप्लीशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि QA अगर आपने नहीं करा होगा ना तो आप एग्जाम में जाकर स्ट्रगल करोगे। आपको लगेगा यार ये कंसेप्ट मुझे नहीं आता, अगर आता होता तो मैं ये क्वेश्चन कर लेता, या फिर ये वाला कंसेप्ट जो है वो मुझसे गलत हो गया, भूल रहा था, मुझे सही से याद नहीं था। तो ये कंसेप्ट का प्रॉब्लम QA में आता ही आता है। तो सिलेबस कंप्लीशन पार्ट में अच्छा खासा टाइम जाएगा। अब स्टूडेंट के माइंड में आता है यार ठीक है, अच्छा खासा टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा? और दूसरा सबसे बड़ा गलती ये हो जाता है स्टूडेंट्स के एंड से कि यार ओनली क्वांट के साथ प्रोसीड करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार एक दिन में हमने 4 घंटे पढ़ा, हम लोग क्वांट्स पढ़ रहे हैं, अगले दिन हमने फिर से क्वांट्स पढ़ा, हमने फिर से क्वांट्स पढ़ा, क्वांट। DLR एंड VARC के ऊपर ज्यादा फोकस आता नहीं है एंड बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। हमें ये नहीं करना। ऑब्वियसली क्वांट्स का सिलेबस कंप्लीशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है तो उसमें टाइम जाएगा, बट हमें ये नहीं करना है कि मैं पूरा टाइम क्वांट्स ही पढ़ता रह जाऊं। नहीं, VARC एंड DLR में सिलेबस कंप्लीशन का ऐसा कोई भी रोल नहीं है, तो वहां का स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होता है। मैं दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा। अब VARC एंड DLR है प्रैक्टिस ओरिएंटेड। आपको एक छोटा छोटा आइडिया रहना चाहिए कि यार हाँ वर्क कैसे होना है, उसके बाद में आपका जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर पाओ आपका इंप्रूवमेंट हो जाता है। VARC में स्ट्रेटजीज हैं, टेक्निक्स हैं, बट उनको यूज तो आपको ही करना पड़ेगा ना। सिमिलरली DLR में हमने सिखा दिया, मैं एज ए DLR फैकल्टी अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो ठीक है आपने सीख लिया, बट ऐसा नहीं है ना कि मैंने आपको कुछ पिला दिया और आप सॉल्व करने लगोगे एकदम से, वैसा नहीं होता। आपको अपने एंड से तो प्रैक्टिस डालना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये मांगती हैं आपका रेगुलरिटी। सिलेबस कंप्लीशन उतना ज्यादा बड़ा फोकस नहीं है, बट रेगुलरिटी बहुत बड़ा फोकस है कि यार क्या आप रेगुलर हो।
अगर आप रेगुलर हो तो आप फोड़ दोगे, इन दोनों सेक्शंस में प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वांट में ओनली रेगुलर होना काम नहीं देता, क्वांट में कंसेप्ट्स अच्छे से होने चाहिए, कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन प्रोसेस अच्छे से होना चाहिए, आपको मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एंड टाइम टू टाइम रिवीजन भी मांगता है। जबकि वीएआरसी एंड डीएलआर रिवीजन नहीं मांगता, ये स्ट्रॉन्ग एनालिसिस का गेम मांगता है कि यार आप क्या एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो, कि जो आपने गलतियां करी क्या वो दोबारा दोबारा रिपीट करते जा रहे हो या फिर नई गलतियां पकड़ रहे हो या फिर जो गलतियां हैं वो सुधार रहे हो, उस पे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इनका रेगुलरिटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यार ठीक है, क्यूए वीएआरसी डीएलआर ये मांगता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये मांगते हैं रेगुलरिटी। तो क्या मैं तीनों सब्जेक्ट्स को एक दिन में पढूं? देखो अगर आप नॉन वर्किंग स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत टाइम है, आप तीनों सेक्शंस को 4 आवर्स अ डे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं वर्किंग स्टूडेंट की बात करूं, उनके पास तो भाई 4 ही घंटे, 4 से मैक्सिमम 5 घंटे वो पढ़ लेंगे। तो आपका रीडिंग वाला जो कॉफिशिएंट है भैया वीएआरसी जो है वो अर्ली मॉर्निंग ट्राई करो, 15 से 20 मिनट का रीडिंग डेली हो जाए। रीडिंग कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचना कि यार एक पर्टिकुलर आर्टिकल मुझे मिल जाएगा, पर्टिकुलर एडिटोरियल मिल जाएगा तो मेरा उससे इंप्रूवमेंट हो जाएगा, नहीं। बहुत ज्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागकर जो हाथ में मिल रहा है उसको पढ़ना स्टार्ट करो। मोटा मोटी आइडिया ये लेना है कि यार मैं अगर रीड कर रहा हूं तो एम आई एबल टू कॉम्प्रीहेंड, एम आई एबल टू रिटेन द डेटा, जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या मैं पैराग्राफ को दिमाग में फिट करके रख पा रहा हूँ या मुझे भूल जाता है रीड करते ही, वो हमें चीज़ के ऊपर वर्क करना है। और ट्राई करो ये 15 से 20 मिनट का रीडिंग डेली आपका हो जाए, हेल्प करेगा। 1 से 2 महीने में आपको इसका फर्क दिखना स्टार्ट होगा। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे ना, आपको रिटेन रहेगा डेटा। और अगर आपके पास एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स कुछ भी नहीं रीड करने के लिए, कोई बुक रीड करने के लिए नहीं है, तो बेस्ट वे क्या है, सुबह उठकर एक आरसी सॉल्व कर लो। आरसी क्या हो सकता है, पास्ट ईयर कैट पेपर से उठा लो, बहुत सारे आरसीज हैं, एक एक भी करने बैठोगे तब भी 2 से 3 महीना तो चला ही जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक एक आरसी जो है वो डेली जो है वो करना स्टार्ट कर दो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं कि तीनों में से क्या 3 के 3 सेक्शंस वर्किंग स्टूडेंट पकड़े या 2 पकड़े या 1 पकड़े। देखो अगर आपके पास 4 to 5 आवर्स का टाइम है, रीडिंग आपको डेली करना है, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग आप 2 सब्जेक्ट्स डे पकड़ो, आपका रेगुलरिटी मेंटेन हो जाता है कि यार क्यूए वीएआरसी, क्यूए डीएलआर, डीएलआर वीएआरसी, तो हर सेकंड डे पे हर सब्जेक्ट का बारी आ जाएगा, आपका कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगा, तो वो बेटर रहेगा रेदर देन कि आप तीनों जाओ। तीनों में आपको होगा क्या ना कि टाइम का जो पार्टीशन है ना बहुत कम रह जाएगा, कि 1-1 घंटा पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि यार जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे पाओ, उतना टाइम दे पाओ कि यार हाँ आपका कंसंट्रेशन भी बने और कुछ पर्टिकुलर असाइनमेंट या कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो, कॉन्फिडेंस उसी से आएगा। ठीक है ना। उसके बाद में अब ये बात तो हमने कर लिया कि यार ठीक है जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब बात उनकी भी कर लेते हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी ऑन द वे हैं। अब वो लोग सबसे बड़ा गलती ये करते हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या ऑलरेडी जो उनके क्लासेस के थ्रू कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी के थ्रू कर रहे हैं, वो लोग एक माया जाल में फंस जाते हैं। उस माया जाल का नाम है रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन, और उस माया जाल से वो वापस नहीं आ पाते, बाहर नहीं निकल पाते। उनको लगता है यार एक बार और रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, एक बार और रिवीजन कर लेते टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। इवन टॉपिक टेस्ट नहीं देते हम लोग क्या सोचते हैं यार मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स के डर से हम लोग टॉपिक टेस्ट नहीं देते। मैं आप ही के लिए बात कर रहा हूँ, समझ गए होगे कि यार हाँ ये बंदा तो मेरे लिए ही बात कर रहा है, हाँ आप ही के लिए बात हो रही है कि हम लोग क्या करते हैं कि यार शायद हमारा सिलेबस कंप्लीशन होगा उसके बाद हम लोग करेंगे टॉपिक टेस्ट। देखो जो टॉपिक आपने पढ़ लिया अगर आप उसको टाइम फॉर्मेट में नहीं कर रहे हो तो आप अपने साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। जो आपने टॉपिक पढ़ लिया अगर आप उसका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उस टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। आप ऐसा करोगे अगर तो बाद में टॉपिक आपके साथ जस्टिस नहीं करेगा, क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा नहीं, आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये मुझे आता है, बट एग्जाम टाइम में वो नहीं निकलेगा। तो ये गलतियां मत करो। आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऑलरेडी एक स्टेप अहेड हो, उस चीज को लॉस में मत जाने दो। आप पहले से अगर बेटर पोजीशन पे हो उसका यूटिलाइजेशन करो। अननेसेसरी रिवीजन के माया जाल में फंस के कोई बाहर नहीं आए। एप्टीट्यूड एग्जाम है, बोर्ड्स के एग्जाम्स नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। एप्टीट्यूड एग्जाम्स है, ये प्रैक्टिस मांगते हैं, टेस्ट देने का भी प्रैक्टिस मांगते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग का भी प्रैक्टिस मांगते हैं, आपका रेगुलरिटी मांगते हैं। तो वो चीज जरूरी है, आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर लेना चाहिए। टॉपिक टेस्ट देना स्टार्ट करो। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो टॉपिक टेस्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको देना चाहिए, रोकना नहीं है उनको। ठीक है, ये तीनों सेक्शंस के बारे में बात हो गया। अब स्टार्ट मैंने बात करा था 100 डेज के ऊपर कि यार 100 डेज का अपना टारगेट रहे। 100 डेज में सबसे ज्यादा आपका एम्फेसिस जो है क्वांट में, ऑब्वियसली आपको पता है अरिथमेटिक जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहेगा। स्कोरिंग एज एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है अरिथमेटिक, उतना ज्यादा भूलता नहीं है। तो टाइम एंड वर्क स्कोरिंग पोर्शन है, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, एलिगेशन, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, बट उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स स्कोरिंग रहते हैं।
तो ये अपना फोटे है, हमें इस चीज को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस होना चाहिए सो दैट एग्जाम में आप क्रैक कर पाओ। बट ओनली अरिथमेटिक पे हैवीली डिपेंडेंट मत रहना। बहुत सारे स्टूडेंट से गलती कर लेते हैं, अगर आप ओनली अरिथमेटिक में डिपेंडेंट रहोगे ना, आप कैट में क्वांट का स्कोर अपना 85 to 90 परसेंटाइल के ऊपर नहीं लेकर जा पाओगे। अगर उस फिगर में जाना है कि यार 97, 98, 99 प्लस रेंज की स्कोर दिखे, तो आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री भी साथ में लपेटना होगा, और नंबर सिस्टम एंड पीएनसी प्रोबेबिलिटी भी आपको एक हद तक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा ही अंदर घुस जाओ, क्योंकि उस डिटेलिंग में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक पे हैवीली डिपेंडेंट रहता है कैट, क्वांट सेक्शन। तो ऑब्वियसली आपको इन चीजों के ऊपर वर्क करना है कि यार मैं ओनली अरिथमेटिक ना कर रहा हूँ, ज्योमेट्री की भी मुझे चीजें आती हूँ, अलजेब्रा भी आता हो, नंबर सिस्टम भी आता हो, मॉडर्न मैथ्स भी आता हो। अब इससे एडवांटेज ये है ना कि अरिथमेटिक का कैट अथॉरिटीज को भी पता है कि यार स्टूडेंट्स अरिथमेटिक पे खेलते हैं, तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो है वो लेंदी रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर पेपर ओपन करो, आपको आइडिया लग जाएगा। जो बिगिनर है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं कैट, उनको पता चल जाएगा कि अरिथमेटिक लेंथी आता है। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं बढ़ा पाओगे अगर आप ओनली अरिथमेटिक पे फोकस कर रहे हो। आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, इनके भी इजी क्वेश्चन आने चाहिए सो दैट आप हैंडल कर पाओ। ऐसा ना होना कि आप फंसे रह जाओ, ठीक है। उसके बाद में एक बार आपका 100 डेज ओवर हो जाता है, अब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं उनका जब सिलेबस कंप्लीशन हो जाता है, उसके बाद का प्रोसेस है कि हमें अपने मॉक्स देना स्टार्ट कर लेना होगा। मॉक्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स रहेंगे कि यार आपका जो प्रिपरेशन है आपको पता चल पाए कि यार हाँ मैंने जो पढ़ा है वो किस लेवल तक पढ़ चुका हूँ, जो मैंने स्ट्रेटजीज अभी तक बिल्ड करे हैं क्या वो स्ट्रेटजीज मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, और किस लेवल पे मैं हूँ अभी, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां, वो मुझे पता चल जाए। तो मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉक्स को मत छोड़ना। स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आएंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स के नहीं आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी गलतियां नोट डाउन करना है, अपनी गलतियों को सुधार लेना है। अपना कंपटीशन अपने साथ ही रखो कि यार मेरे जो मार्क्स आ रहे थे क्या मैं अपनी चीजों को बेटर कर पा रहा हूँ, जिस लेवल के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे क्या अब मैं उनको सही कर पा रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी आपका सिलेबस कंप्लीशन होता है यू कैन स्टार्ट विद द मॉक्स। हड़बड़ी में जल्दी स्टार्ट करने का ट्राई मत करना कि आपका सिलेबस जो है कम से कम 80% हो चुका होना चाहिए सो दैट आप मॉक्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप पहले स्टार्ट करके बैठ जाओ एंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं, ठीक है। तो ये हमारा जर्नी रहेगा कि यार मान लो सितंबर 20 तक भी सिलेबस कंप्लीशन अपना हुआ, अक्टूबर, नवंबर और सितंबर का मिड हाफ हमारे पास है, लगभग 60 से 70 दिन का टाइम होगा जिसमें आप फुली मॉक्स पे फोकस कर रहे होगे। मॉक देना होगा, एनालिसिस करना होगा, देन अगला मॉक देना होगा, मॉक एनालिसिस देन अगला मॉक, मॉक एनालिसिस अगला मॉक, ये प्रोसेस चलता है। अब ये 3 पॉइंट भी मैंने लिखे कि यार ये जर्नी में होता क्या है। अब इवेंचुअली जो मैंने बोला था कि मैं बैच 3 के डिटेल्स भी शेयर करूंगा, तो उसके साथ ही ये रिलेटेड है तीनों के तीनों पॉइंट्स कि जैसे हमारा अभी बैच 3 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे तो मैं बता देता हूँ कि सेकंड वीक से हम लोग प्लान कर रहे हैं। जून 10-12 तक हमारे क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे बैच 3 के लिए। और बैच 3 का जो सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट है, जो मैंने आपको टाइमलाइन बताया, यही ऑलमोस्ट टाइमलाइन जो है वो हम लोग बैच 3 में फॉलो करते हैं कि यार जो भी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें ऐसा ना हो कि हम लोग फास्ट पेस में आगे बढ़ जाए, क्रैश कोर्स की फॉर्म में हम लोग इस कोर्स को ना कराएं, ये प्रॉपर रेगुलर कोर्स की तरह हो सो दैट जिसके बेसिक्स में प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में उस पर वर्क कर पाए, वो इस सिचुएशन में आ जाए कि यार हाँ अगर मैं एफर्ट डाल रहा हूं तो मैं इंप्रूवमेंट कर पाऊं। हमारे एंड से ये कमी ना रह जाए कि हमने इतना फास्ट भगा दिया, जो एक्चुअल में एफर्ट डालना चाहता है उसका भी इंप्रूव ना हो पाए। तो ये हमारे साइड से बिल्कुल भी गलती नहीं होगा। हमारा मेन मोटिव ये है कि यार इवन इफ आप मेडिकल बैकग्राउंड से भी आ रहे हो ना, आपका मैथ्स में बहुत बुरा हाल है, तो भी आप चीजों को पिक कर पाओ, उतना पेस हम लोग मेंटेन करके चलेंगे। और डिटेलिंग में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना हो जो आपको लगे यार इस टाइप का तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट रहता है कि यार एग्जाम में कुछ नई चीजें ना दिखने लग जाएं। एग्जाम में वही चीजें आई हूं जो आपने एक लेवल पे पढ़ी हुई हैं, उस टाइप की पढ़ी हुई हैं। सेम क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आने के चांसेस बहुत कम है, बट उस टाइप की चीजें जो है वो आपने पढ़ी हो, देखे देखा लग रहा हो। ऐसा ना हो कि यार एकदम से एलियन सा लगने लग जाए कि यार ये क्या आ गया, ठीक ना। अगर बैच 3 का पार्ट बनने वाले हो और बैच 3 में आकर रिजल्ट लाना चाहते हो, तो ये 3 चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होगा डिसिप्लिन। अननेसेसरी जो आप इधर से उधर भागते हो, बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेशन में चले जाते हो, हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना होगा। डिसिप्लिन एज इन ऐसा है कि भाई जो बोल दिया गया वो करना है, पत्थर की लकीर है। अननेसेसरी उसको तोड़ मरोड़ कर अपने लिए काम कम कर लेना कि चलो 10 क्वेश्चन मिले हैं, 5 आज कर लेते हैं, 5 कल कर लेते हैं, आज थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, सो लेते हैं, वो काम छोड़ दो। हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन बढ़ाकर थोड़ी सी अपनी नींद को कम करना पड़ेगा सो दैट मैक्सिमम हम लोग अपना आउटपुट दे पाए। 6-6.5 घंटे बहुत है, 8-8 घंटे सोने की अगर अभी भी हैबिट है तो फिर उसको बदलना पड़ेगा। 6 महीने बचे, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। डिसिप्लिन सबसे पहला जो हमें चाहिए आपसे एक क्वालिटी कि यार अगर आप पार्ट बन रहे हो एजी का, डिसिप्लिन आपको चाहिए। हमारे तो टॉपर्स बैच 3 से हर ईयर मिलते हैं। लास्ट ईयर संयम लड़का था बैच 3, संयम मेहंदी रत्ता 99.92 परसेंटाइलर कैट 2021 कैट 2020 के एग्जाम में। इस ईयर 99.89 आयुष लड़का है बैच 3 स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है कि बैच 3 जो है वो करता नहीं है। बैच 3 का एडवांटेज ये है ना, एक चीज आपके कंट्रोल में है कि आपके पास टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो एक भटकने का जो रास्ता रहता है ना कि यार टाइम बहुत ज्यादा है, लेयर में चले जाते हैं, आराम कर लेते हैं, घूमने निकल जाते हैं, पार्टी कर लेते हैं,
तो वो वाला काम है ना बैच 3 के साथ आप कर नहीं पाओगे, आपको पता है यार बर्डन इतना है, यहां से भटकूंगा तो काम हो जाना खराब, तो आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, इजी है आपके लिए। सेकंड ऑप्शन आता है अवॉइड अननेसेसरी एक्टिविटीज। अननेसेसरी एक्टिविटीज में कुछ भी हो सकता है, मैंने ब्लैंक इसीलिए डाल दिया, कहीं पे घूमना हो सकता है, कोई रिलेटिव्स की शादियां हो सकती हैं, कुछ ऑफिस की पार्टीज हो सकती है, कोई फॉरेन टूर हो सकता है जो अवॉइड किया जा सके, ये कुछ भी हो सकता है ऐसा जो आपको पता है यार मेरा प्रायोरिटी क्या है, क्या मेरा करियर बनाना अभी मेरे लिए प्रायोरिटी है, या कोई चीज़ ऐसी है जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता एट द कॉस्ट ऑफ माई करियर। ये आपको डिसाइड करना होगा कि क्या ये चीज़ है, उसको अवॉइड करो उस हद तक कि आप पढ़ पाओ, आपका पढ़ाई ना छूट जाए, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब रुकने का थमने का टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको उस टाइम सही से यूटिलाइज करना होगा, अदरवाइज पछताओगे बाद में। 2023 नजर आने लग जाएगा, 2023 के बाद 2024 नजर आने लग जाएगा। ईयर तो देखो बढ़ने हैं, टाइम तो रुकना नहीं है, किसी के लिए नहीं रुका, आपके लिए भी नहीं रुकेगा, तो नए नए अटेम्प्ट आते रहेंगे। एज अर्लियर द बेटर, द अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी हो जाए, जितना अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, उतना आपके लिए अच्छा है। थर्ड पॉइंट है बिलीव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार, होगा नहीं होगा, देखो मजा नहीं, हमें भी मजा नहीं है इस चीज को देखते हुए। अगर आपके मन में ये आता रहता है ना बार बार, यार मैं कर पाऊंगा, यार मुझसे हो पाएगा, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं है, मेरे तो बेसिक्स नहीं है, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, फलाना ढमाका नहीं, ये बात होना ही नहीं चाहिए माइंड में ये बात होना चाहिए यार करके दिखाऊंगा। देखते हैं ना, अपना एफर्ट डालते हैं, देखते हैं क्या होता है, अपने एंड से कोई कमी ना रहे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। भाई हमने अपने एंड से एफर्ट डाला नहीं, फिर हम लोग लोगों को सलाह देते रहे कि यार मैंने तो तब से स्टार्ट करा था, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, तो आपने कुछ मेहनत नहीं लगाया ना, लगाने वाले लगाकर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल जाते हैं, इतने टाइम पे भी निकाल जाते हैं, तो वो बड़ी बात नहीं है। आप कितना एफर्ट लगाने के लिए रेडी हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो चीज के ऊपर फोकस करना होगा कि यार बिलीव हमारा रहना चाहिए, हाँ सेल्फ बिलीव है कि हाँ मैं अपने एंड से पूरा एफर्ट डालूंगा, कोई कमी नहीं रहने दूंगा, ठीक है। डिसिप्लिन में एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि जो भी हमने शेड्यूल बनाया, जो भी आपने सोचा कि यार मैं ऐसा करूंगा, तो वो वैसा होना चाहिए। मे बी आप वो पूरा टारगेट कंप्लीट ना कर पाओ, बट ऑन द सेम लाइंस होना चाहिए। ऐसा ना हो हमने 10 चीजें सोची और हम लोग उखाड़ पा रहे हैं 2, वैसा ना हो। 10 चीजें सोची, 8 से 9 कर पाए, 1-2 रह गई, कोई भी रीजन हो सकता है, मे बी हमने ओवरबर्डन कर लिया, तो वो जायज है, गिल्ट नहीं होना चाहिए उस चीज में। बट अगर 10 चीजें सोचकर 1 से 2 ही कर पा रहे हो, 2 से 3 कर पा रहे हो, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, हमें वो प्रोसीजर चेंज करना होगा, ठीक है। नाउ बैच 3 का जो पेमेंट प्रोसेस है, डायरेक्टली वेबसाइट से आपको एनरोलमेंट करना होगा। जो टाइमलाइन है कोर्स का मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया, 110 डेज में हम लोग ट्राई करते हैं सिलेबस कंप्लीशन हो जाए हमारा। ट्राई यही होगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए, चाहे हमें एक्स्ट्रा सेशंस लेने पड़े। संडेज को मोस्टली हम लोग एक्स्ट्रा सेशंस कराते हैं बैच 3 के लिए, सो दैट जल्दी से जल्दी हम लोग सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाए। वो आपके लिए भी होंगे ही होंगे, उसके बारे में टेंशन मत लो, हमारे एंड से कोई कमी नहीं आएगा, इस चीज़ के लिए मैं अश्योरेंस दे सकता हूँ आपको। यहीं पे हूँ, पिछले कुछ सालों से यहीं पे हूँ, आपको आने वाले टाइम में भी यहीं पे मिलूंगा। अगर आपको लगे किसी टाइम पे भी आकर कि यार जो इस पर्सन ने आकर बोला था ये एक्चुअल में क्लासेस में नहीं हो रहा, तो जरूर कमेंट करना भाई, बाकी लोगों को दिखेगा कि यार एक्चुअल में जो बोलते हैं वो करते नहीं है। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको आकर पॉजिटिव लिखते हुए ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ऐसा? क्योंकि हमें पता है यार हम लोग वही प्रॉमिस कर रहे हैं जो हम लोग अचीव कर सकते हैं, हर ईयर करते हैं, और हम लोग थमेंगे नहीं, रुकने वाले हैं नहीं। हमें अपना बेस्ट देना आता है, आपसे आपका बेस्ट निकलवाना आता है, आप रेडी होने चाहिए अपना बेस्ट देने के लिए। आप ही रेडी ना हो तो भैया हम घर से तो उठाकर ला नहीं सकते कि भैया आओ पढ़ना ही होगा। वो एक अंदर से रहना चाहिए थोड़ा सा पुश कि यार हाँ मुझे आना है, क्लास में तो आना है, वो जरूरी है। बाकी क्लासेस का टाइमिंग्स यू ऑलरेडी नो दैट, रात को 10 से 12 हमारे क्लासेस होते हैं, 2 आवर का सेशन रहता है मंडे टू सैटरडे, डेली ही है। संडेज को मोस्टली सेशन हो जाते हैं, एट टाइम्स 2 आवर का सेशन भी होगा संडेज को, समटाइम्स 4 आवर्स के भी होंगे, समटाइम्स 6 आवर्स के भी होंगे। रोना मत ये कहकर कि यार थोड़ा कम पढ़ाइए, वो हमें नहीं आता, टाइम कम है, हमारा यही मॉडल रहेगा कि यार हमें मैक्सिमाइज करना है, जितना मैक्सिमाइज हम कर पाएंगे हमारे लिए वो विन विन सिचुएशन है। और बैच 3 में कम से कम भी हम लोग 2 to 3 टाइम्स रिवीजन करेंगे पूरे कोर्स का, कम से कम 2 से 3 बार पूरे कोर्स का रिवीजन हो जाएगा सिलेबस कंप्लीशन के बाद में। कॉस्ट का जो कोर्स का फीस है, 2 वेरिएंट्स है हमारे पास, एक 20,000 का वेरिएंट है, ये विदाउट टेस्ट सीरीज है, इसमें टेस्ट सीरीज नहीं है। टेस्ट सीरीज में हम लोग 10 फुल लेंथ टेस्ट, 45 सेक्शन वाइज टेस्ट और अप टू 200 टॉपिक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज वाला वेरिएंट है उसका प्राइस जो है 21,000 है, ये विदाउट जीएसटी प्राइस है, बट अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आफ्टर डिस्काउंट एंड जीएसटी टेस्ट सीरीज वेरिएंट का प्राइस 20,000 समथिंग आता है, विदाउट टेस्ट सीरीज का 20,000 समथिंग आता है, विद टेस्ट सीरीज का 21,000 समथिंग आएगा। तो वो आप पेमेंट पेज पे चेक कर सकते हो, कूपन कोड अवेलेबल है। एक चीज और है, एक बूस्टर कोर्स हम लोग कराते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ।
बूस्टर कोर्स एक एडवांस प्रैक्टिस कोर्स होता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली कि यार आपने प्रिपरेशन करा, कुछ कमी रह गया, आपको 5-10% लगता है यार अभी भी कसर रह गई है, तो बूस्टर कोर्स में हम लोग सारा एडवांस प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग कोई बेसिक्स नहीं पढ़ाते इसमें, ये वो स्टूडेंट्स के लिए रहता है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक्सीड करना चाहते हैं, लिमिट्स को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बूस्टर कोर्स रहता है। 10,000 प्लस GST इसका यूजुअली कॉस्ट होता है। बट ये जो आप कोर्स बाय कर रहे हो, इन दोनों में से कोई भी कोर्स बाय करोगे आपको दोनों में इंक्लूडेड मिलेगा। एक बस टेस्ट सीरीज के साथ है, एक विदाउट टेस्ट सीरीज है। वो जो भी आप बाय करोगे अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल। बाकी कुछ कंसर्न्स होंगे मैं नंबर शेयर ही कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप कनेक्ट कर सकते हो। दैट विल बी ऑल। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कुछ कंसर्न्स होंगे कनेक्ट करते हैं। दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय। हैप्पी लर्निंग।